हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी एक चर का द्विघात समीकरण का पार्ट 3 के बारे में। जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको आज कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडिया विथ एजुकेशन। तो ये रहा इस प्रश्नावली का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं अच्छे से। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, एक पार्क है जो आयत के आकार का है। पिछले वीडियो में मैंने ऐसे ही एक क्वेश्चन कराया था आप लोगों को, तो एक बार देख लेते हैं। 100 वर्ग मीटर है। पार्क की लंबाई, जो इसकी लंबाई रहेगी वो चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। इससे पहले वाला जो पार्ट था, पार्ट 2, उसमें मैंने बताया था आप लोगों को एक त्रिभुज वाला, समकोण त्रिभुज वाला क्वेश्चन। उसमें भी ऐसे ही कुछ था कि जो आधार भुजा है वो शीर्ष लंब से 7 अधिक होता है। वैसे ही यहां पर बोल रहा है कि पार्क की जो लंबाई रहेगा उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है बोलता है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर मैं चौड़ाई को इसका x मान लूं, ठीक है, लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है, तो मान लीजिए मैं x मान लेता हूं इसको, लंबाई को, चौड़ाई को, तो लंबाई उसका 15 मीटर अधिक है, मतलब x प्लस 15 मीटर हो जाएगा ऐसा। ठीक है, और ये x मीटर। कहने का मतलब अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए अगर मैं चौड़ाई बोलता हूं 2 मीटर है, तो 15 अधिक मतलब ये कितना होगा, लंबाई कितना होगा, 17 मीटर होगा। ऐसा समझ सकते हो कि 2 मीटर अगर चौड़ाई है तो 15 अधिक मतलब 17 मीटर उसकी लंबाई होगी, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक बात है, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। पार्क के चारों ओर तार की जाली का घेरा लगवाया जाना है। अब पार्क है ये, पार्क के कौन से हिस्से पे जाली लगेगा? इस वाले हिस्से पे जाली लगेगा, ये वाले हिस्से पे, ठीक है, ऐसा। इस वाले हिस्से पे क्या लगेगा, जाली लगेगा। ठीक है, अब ये वाला हिस्सा मैंने कल आपको बताया था कि चारों तरफ के हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाप। परिमाप मतलब होता है चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए, परिमाप निकल जाएगा। तो यहां पर जो पार्क के चारों ओर तार की जाली लगवाने वाली जो बात हो रही है वो किस चीज के बारे में बात हो रही है? इस आयताकार पार्क के परिमाप के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर परिमाप के बारे में बात होगी। आगे देखते हैं। 1 वर्ग मीटर तार की जाली की कीमत 5 रुपए है। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, बुक में भी आप सुधार लीजिएगा। यहाँ पर 1 वर्ग मीटर नहीं होना चाहिए, ये वर्ग नहीं होगा। ठीक है, 1 मीटर तार की जाली की कीमत 5 रुपए है, ऐसा होना चाहिए। वर्ग मीटर कब होता है? जब हम क्षेत्रफल की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 1 मीटर मतलब 1 मीटर का जो कीमत रहेगा वो कितना है बोलता है, 5 रुपए लगेगा। ठीक है, तब पार्क के चारों ओर तार की जाली लगाने के लिए लागत ज्ञात कीजिए। मतलब अगर 1 मीटर का 5 रुपए ले रहा है तो चारों तरफ मेरे को अगर लगाना है जाली तो कितना रुपए होगा? तो मेरे को पहले ये पता होना चाहिए कि कितना मीटर मेरा जो है आयताकार जो ये पार्क है वो कितना मीटर है, पहले तो वो पता करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर 4 मीटर है तो 4 को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 5 रुपए से, मतलब 20 रुपए लगेगा लागत। ऐसे ही पता पहले हम लोग को होना चाहिए कि ये कितना मीटर है। अगर वो हमको पता चल गया मीटर कि कितना मीटर है इसका, ठीक है, और वो कैसे पता चलेगा, जब हम लोग को x का मान मिल जाएगा। जब x का मान मिल जाएगा तो लंबाई मिल गई, चौड़ाई मिल जाएगा, फिर लंबाई भी मिल जाएगा, 15 जोड़ देंगे तो, ठीक है, लंबाई भी मिल जाएगा। और लंबाई और चौड़ाई मिल जाएगा तो हम परिमाप निकाल सकते हैं, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है ना। तो ये 2 है तो ये भी 2, ये 17 तो ये भी 17, ऐसा हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लंबाई चौड़ाई से परिमाप निकाल लेंगे, पूरा को जोड़ देंगे। ठीक है, तो टोटल हमको क्या मिल जाएगा, कितना मीटर है ये पार्क हमारा, और उस हिसाब से 5 से हम लोग क्या कर देंगे, उसको गुणा कर देंगे, तो हम लोग को टोटल लागत मिल जाएगा। तो मोटा मोटी एक तरह से आउटलाइन अगर बोला जाए तो आपको अभी क्या चीज का जरूरत होना चाहिए, x का मान निकालने का कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, जो इसमें दिया हुआ है। और क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से एक बार और पढ़ोगे तो क्षेत्रफल ऑलरेडी दे दिया है 100 वर्ग मीटर। ठीक है, इस जो आयताकार जो ये जो पार्क है इसका दे दिया है 100 वर्ग मीटर, इतना है इसका क्षेत्रफल, इतना जगह वो घेर करके रखा है। ठीक है, पार्क की जो लंबाई है मतलब x, वो जो लंबाई है वो चौड़ाई से क्या है, 15 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई हम लोग क्या मान ली है, x मीटर, तो लंबाई क्या हो जाएगा, x प्लस 15 मीटर। ठीक है, 15 अधिक है इसलिए प्लस किए हैं। ठीक है, कम बोलता तो माइनस कर देते। ठीक है,
अब बोलता है पार्क के चारों ओर तार की जाली का घेरा करवाना है। तो यहाँ पर जो घेरा करवाने की बात हो रही है वो परिमाप के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और 1 मीटर का 5 रुपए लग रहा है, तो कितना है टोटल उसको निकालेंगे, कितना मीटर है और उसको 5 से गुणा कर देंगे, तो हम लोग को टोटल मान मिल जाएगा कि कितना रुपए हमको लगेगा अगर चारों तरफ परिमाप मतलब चारों तरफ अगर जाली लगवाना है तो। ठीक है, क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनता है। देखो, तो इसको बनाने से पहले हम लोगों को जो जो चीज इसमें दिया हुआ है पहले उन चीजों को लिखना होगा। तो लिख लेते हैं। सबसे पहले चौड़ाई, सबसे पहले हम लोग जो जो चीज माने हैं, चौड़ाई क्या माने हैं हम लोग, x मीटर, ठीक है। और लंबाई क्या है, x + 15, 15 अधिक है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले दिया है तो आयताकार पार्क की चौड़ाई हम लोग मान लिए हैं क्या, x मीटर। तो लंबाई की बात कर लेते हैं, तो यहीं पर लिख लेते हैं तो यहाँ पर मान लेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, x + 15 मीटर, 15 मीटर अधिक है इसकी लंबाई। ठीक बात है। और क्या चीज दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है, लिख लेते हैं आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 100 वर्ग मीटर। इतना चीज दिया हुआ है। अब जो बाकी कीमत दिया हुआ है उसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। मोटी मोटा इतना चीज दिया हुआ है। लंबाई चौड़ाई x मीटर मान लिए हैं, लंबाई x + 15, 15 अधिक है, 100 मीटर क्षेत्रफल। चलिए अब बताइए, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है ना, तो वो हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, आयताकार पार्क है मतलब आयत के जैसे है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई। लिख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा इसका फार्मूला जो होता है वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई बराबर हो जाएगा क्या, 100। लंबाई हमको पता ही है कितना है, x + 15, ठीक है। और चौड़ाई कितना है हम लोगों का, x ऑलरेडी गुणा कर रहा है, बराबर हो जाएगा 100। गुणा कर देंगे यहाँ पर, x का x से करेंगे x² + 15 का x से करेंगे तो 15x बराबर क्या हो जाएगा, 100। 100 प्लस में है उसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये x² + 15x - 100 बराबर इधर कुछ नहीं बचा मतलब 0। ये बना आपका एक वर्ग समीकरण, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक वर्ग समीकरण बना। अब इसको सॉल्व करेंगे संख्या ढूंढ करके। देखो, तो यहाँ पर संख्या ढूंढने के लिए मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इसका आप लोग एलसीएम निकाल लीजिए और निकाल लीजिए संख्या, और फिर उसके बाद आपको पता चल ही जाएगा कि क्या संख्या है। वैसे अगर मैं मेरे हिसाब से देखें तो जो 20 पंचे 100 होता है, 20 पंचे 100, और 20 और 5 के बीच 15 आ सकता है। 20 में अगर मैं 5 को माइनस कर दूं तो 15 आ सकता है। प्लस में चाहिए, इसलिए संख्याएं क्या होगी, मान लीजिए हो जाएगा 20 को हम लोग प्लस में ले लेते हैं, 20 को प्लस में ले लेते हैं और 5 को माइनस में, तो क्या आ जाएगा आपका 15 प्लस में आ जाएगा। और 20 का गुणा कर देंगे -5 से, तो माइनस क्या आ जाएगा 100। तो वो संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, ये आप चाहो तो एलसीएम निकाल करके भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संख्या मेरे को मिल चुका है, 15x के जगह पे मेरे को क्या लिखना है, +20x - 5x लिख देते हैं। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x² ये वाला प्लस, देख लेते हैं, +20 + 20x, फिर क्या हो जाएगा -5x, और फिर क्या हो जाएगा -100 = 0, ठीक है। दो खंड बनाते हैं समझने के लिए हम लोग, पता ही हमको। सॉल्व करेंगे इसको तो x कॉमन निकल जाएगा, x अंदर बचेगा x प्लस क्या हो जाएगा 20, यहाँ से -5, तो यहाँ से बच जाएगा एक कोष्टक में x, माइनस का प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस, और 5 का किससे गुणा करेंगे 20 से, तो जाकर के क्या आएगा 100 बराबर 0। x + 20 कॉमन निकल जाएगा, x + 20 और एक कोष्टक में आ जाएगा आपका x - 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। दोनों को ले लेंगे 0 के साथ, तो ये हो जाएगा x + 20 बराबर 0 और x - 5 बराबर भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। +20 उधर चला जाएगा, -20 हो जाएगा,
और ये -5 उधर चला जाएगा, +5 हो जाएगा। तो देखिए फिर से यहाँ पर ऋणात्मक मान आप लोगों को मिला कल के जैसे। तो हम लोग को पता है कि लंबाई या चौड़ाई जो भी जगह रहता है वो ऋणात्मक मान नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। तो उसको यहाँ लिख देना कि x बराबर नहीं होगा किसके, -20 के। काहे नहीं होगा, तो यहाँ कारण लिख देना, क्योंकि तो ये x किसका मान निकला है, चौड़ाई का ना, तो चौड़ाई क्या होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि चौड़ाई हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं, ठीक है, धनात्मक होती है, ठीक है। तो अब x का मान क्या होगा, x का मान 100% क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अतः करके लिख लेना, अतः x बराबर 5, मतलब चौड़ाई हमको मिल चुका है कितना, 5 मीटर, 5 मीटर। तो यहां पर हम लोग अभी लंबाई निकालेंगे, तो यहां पर लिखेंगे आयताकार लंबाई बराबर क्या माने थे हम लोग, x + 15, 15 अधिक है ऐसा बोला गया था। तो यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। तो यहाँ 5 प्लस क्या हो जाएगा, 15, मतलब क्या आ जाएगा, 20 मीटर। ये आ गया आपका क्या, लंबाई। तो लंबाई और चौड़ाई हमको मिल चुका है, ठीक है। अब हम लोग सीधा परिमाप निकालेंगे। इसी का जरूरत था ना, हम लोग को लंबाई और चौड़ाई ही चाहिए थी, ठीक है। अगर लंबाई और चौड़ाई मिल जाएगा तो परिमाप हम निकाल सकते हैं, क्योंकि आमने सामने का भुजा बराबर बराबर होता है। ये 5 मीटर तो सामने भी 5 मीटर, ये 20 मीटर ऊपर में तो नीचे भी 20 मीटर, ठीक है। तो देखो आगे सॉल्व कर, इतना का स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे का देखते हैं फटाक से। तो आगे सॉल्व करेंगे हम लोग कि पार्क के चारों ओर जो जाली लगाई जाएगी वो कितने मीटर होगी। तो उसको लिखेंगे हम लोग कि पार्क के चारों ओर लगाई गई जाली की लंबाई, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं तार की लंबाई। तो यहाँ पर लिखेंगे आयताकार पार्क के चारों ओर जो जाली लगाई गई है उस तार की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। तो ये कितने के बराबर होगी, चारों ओर की बात हो रही है, मतलब किसके बारे में बात हो रही है, परिमाप के बारे में। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग आयताकार पार्क का परिमाप के बारे में बात हो रही है। चारों तरफ लगा रहे हैं, चारों हिस्से में लगा रहे हैं, इसलिए परिमाप की बात हो रही है। परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। ये होता है लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है, ठीक है, ये होगा, ठीक। और x आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो सॉल्व करते हैं, 2 लंबाई हमको पता ही है कितना है, x + 15 हम लोग माना था, x + 15 माना था, उसी को लेंगे, प्लस चौड़ाई हमको पता है कितना है हमारा, x ऐसा माना था हम लोगों ने। सॉल्व करेंगे तो 2 अंदर में हो जाएगा x कितना ठो x, 2x प्लस क्या हो जाएगा 15। सॉल्व कर लेते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि यार लंबाई और चौड़ाई तो हमको ऑलरेडी पता था, तो हम डायरेक्टली क्यों नहीं रख दिए, कोई नहीं, आगे रख देते हैं, देखते जाओ। तो 2 दूने 4x प्लस इसको सॉल्व करेंगे, 15 दूने 30, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे 4x का मान हमको पता ही है कितना है, x का मान कितना निकला था 5 प्लस क्या हो जाएगा 30। सॉल्व करेंगे 5 चौके 20 प्लस 30 मतलब कितना मीटर हो गया, 50 मीटर। ये देखिए 50 मीटर हम लोगों को क्या लगेगा, तार लगेगा 50 मीटर, और 1 मीटर का लागत कितना है 5, ठीक है। तो 50 मीटर का कितना गुणा कर देंगे। तो यहीं पर मैं सॉल्व कर देता हूं, ठीक है, यहीं सॉल्व कर दे रहा हूं, जगह है तो यहां पर ये जो लिखा हुआ है इसी को लिखेंगे, यहां लिख देते हैं, चूंकि 1 मीटर तार की जाली की कीमत बराबर कितना था 5 रुपए, ठीक है। तो 50 मीटर, इसीलिए 50 मीटर
तार की बराबर 50 से क्या करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 250 रुपये। मतलब अगर आपको उस तार मतलब उस पार्क को चारों तरफ से घिरवाना है तो 50 मीटर आपको तार लगेगा, और उस 50 मीटर में से 1 मीटर का 5 रुपये, तो 50 मीटर का 250 रुपये आप लोगों को लगेगा चारों तरफ उसका पार्क को कवर करने के लिए। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 9। इसमें क्या बोलता है देखो, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। अब वो व्यक्ति की अभी वर्तमान में क्या आयु चल रही है और उसके पुत्र की क्या वर्तमान आयु, दोनों में तो अलग अलग ही होगा ना, पिता बड़ा होगा और पुत्र जो रहेगा वो थोड़ा छोटा रहेगा। ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। अब मुझे नहीं पता कि उस व्यक्ति की आयु कितनी है अभी फिलहाल में वर्तमान में, और उसके पुत्र का भी नहीं पता, तो मैं मानूंगा कि x वर्ष इसका y वर्ष, ऐसे मान लेंगे। ठीक है, फिर आगे चलो पहले एक लाइन को समझते हैं, फिर बाकी का बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। सबसे पहले हम लोग को उसका वर्तमान आयु पता होना चाहिए, हमको वो भी नहीं है पता, तो हम x और y मान लेते हैं। ठीक है, चलो लिखते हैं फटाक से। तो ये मैंने मान लिया है, माना कि व्यक्ति की वर्तमान आयु मान लिए है x वर्ष और पुत्र की y। तो x वर्ष पिता की आयु है और y वर्ष पुत्र की आयु है। ठीक है, बोलता है वर्तमान आयु का योग, मतलब x अभी वर्तमान में क्या चल रहा है हमको नहीं पता था, तो हम x और y माने हैं, तो x और y इन दोनों का योग बोलता है वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु x और y होगा, इन दोनों का योग कहता है कितना है, बोलता है 45 है। तो लिख लेते हैं। तो बोलता है प्रश्नानुसार बोलता है कि इन दोनों का योग, तो मतलब x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 45। यहाँ पर से आप x और y का मान निकालते हैं, क्योंकि हम लोग एक चर का द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, तो y यहाँ पर हम लोगों को हटाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, तो हम वैसे ही करेंगे, y का मान निकालेंगे, x प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 45 माइनस x, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। हम लोग ऐसा ही करते हैं, पिछली वीडियो जो पार्ट 2 थी उसमें मैंने बताया हुआ है इस चीज को, अगर आपने वो नहीं देखी तो जा करके देख लो, फिर इसको देखो तो ज्यादा समझ में आएगा। ये हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बोलता है 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, तो पहले हम लोगों को 5 वर्ष पहले उनकी आयु पता होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन एज वाला मैं बता चुका हूं बहुपद वाले चैप्टर में, अगर वीडियो नहीं देखी है तो जा करके जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर मैंने एक एक चीज डीपली से समझाया हुआ है। ठीक है, तो खैर फिलहाल आगे चलते हैं। अभी मैं फिर से समझा दे रहा हूं आप लोगों को। जैसे मैं अगर आपसे अभी पूछूं कि आपकी वर्तमान एज अभी कितनी है, तो आप बताओगे मुझे 15 या 16 साल जो भी होगा, मान लो अभी मैं मान लेता हूं 15 साल आपकी एज है। मैं बोलता हूं कि 5 साल पहले तुम्हारी एज कितनी थी, तो तुम फटाक से बता, अभी सोच लिए होगे कि 10 साल। ठीक है, कैसे पता चला? या मैं बोलूं अगर 5 साल बाद तुम्हारी एज कितनी थी, तो तुम तुरंत दिमाग लगा लोगे कि अभी 15 है तो 5 साल बाद मेरा एज कितना हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा। ठीक है, तो 15 साल अभी एज है, तो पता चल गया तुमको कि 5 साल बाद मेरी आयु क्या होगी, बाद 5 साल बाद 20 साल, और 5 साल पहले कितना था, तो 10 साल। कैसे पता चला? क्योंकि आपने अपनी वर्तमान आयु जो थी उसमें 5 को आपने माइनस किया, क्योंकि मैं 5 वर्ष पहले पूछ रहा हूँ। 6 वर्ष बोलता तो 6 को माइनस करते, 7 वर्ष बोलता 7 को माइनस करते, तो 15 वर्ष आपकी वर्तमान आयु है मान लीजिए, और आपने क्या किया, 5 वर्ष पहले जैसे ही मैं पूछा तो 5 माइनस करके तुरंत 10 बता दिया आपने, लेकिन ये इतना जल्दी हुआ कि आपको पता भी नहीं चला। ठीक उसी प्रकार अभी मेरे को, ठीक है आपकी एज तो आपको पता है, क्या इनकी एज हमको पता है? बिल्कुल पता है, वर्तमान आयु x और y हम लोग माने हैं, तो इसी को लेंगे। तो मान लीजिए इसकी वर्तमान आयु x है,
तो x माइनस 5, अब ये घटेगा तो है नहीं, ठीक है, या कुछ सॉल्व तो होगा नहीं, तो इतना ही हो जाएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। और 5 साल बाद बोलते तो इसमें ऐड कर देते, 5 साल बाद तो प्लस करते हैं, ठीक है। तो खैर फिलहाल ये चीज मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, इसलिए मैं डीपली जाना नहीं चाहता, आप लोग जाकर के वो वीडियो देख लेना। चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो लिखेंगे हम लोग 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु निकालते हैं, तो यहाँ लिखेंगे क्या करते हैं हम लोग, वर्तमान आयु में 5 साल माइनस करते हैं ना, तो व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है x, तो x में 5 साल पहले की पूछ रहा है, 5 साल पूर्व मतलब पहले, तो x माइनस क्या हो जाएगा 5 वर्ष, इतना वर्ष था 5 साल पहले इसकी एज। अब ये कितनी भी रही हो हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। और इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु हम लोग क्या माने हैं, y माने हैं हम लोग, वर्तमान आयु y माने हैं, तो y माइनस 5 वर्ष, ठीक है। समीकरण 1 से मेरे को y का मान पता है, ठीक है, तो यहां रख देंगे समीकरण 1 से, मैं लिख देता हूं y की वैल्यू हमको पता है कितना है, यहां लिख देंगे 45 माइनस x, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा -5, तो ये रहा y की वैल्यू, और ये -5 ये वाला, ठीक है। 45 में से 5 घटेगा, कितना आ जाएगा 40 माइनस x, ये किसकी वर्तमान आयु आ गया आपका पुत्र का, ठीक है, इतना वर्ष 5 साल पहले की इनकी आयु। तो 5 साल पहले व्यक्ति की आयु कितनी थी x माइनस 5, और पुत्र की कितनी हो गई 40 माइनस x, ठीक है। अब आगे देखो, आगे समझो। अब बोलता है कि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, तो 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु ये थी, पुत्र की आयु ये थी, इन दोनों का गुणनफल मतलब इन दोनों का अगर हम लोग गुणा कर दें, तो द्वितीय शर्त अनुसार लिख लेते हैं, द्वितीय शर्त से क्या बोलता है कि इन दोनों का गुणनफल, मतलब जो व्यक्ति की आयु थी मतलब x माइनस 5 और पुत्र की आयु जो थी क्या थी 40 माइनस x, इन दोनों के गुणनफल, यहां कुछ नहीं है मतलब गुणा हो रहा है ना, गुणनफल, जो गुणनफल रहेगा इन दोनों का जो गुणनफल रहेगा उस व्यक्ति की आयु के 4 गुना थी, तो उस व्यक्ति की आयु कितनी थी x माइनस 5, ठीक है, के 4 गुने थी, तो 4 से गुणा कर देंगे, 4 गुना 4 से गुणा, 3 गुना 3 से गुणा, ये सब चीज तो मैंने पहले भी बता रखा है, ठीक है, तो जरूर देखना उस वीडियो को। तो बोलता है कि 5 साल पहले ये था व्यक्ति की आयु और पुत्र की आयु ये थी, तो 5 साल पहले इन दोनों की आयु का गुणनफल, तो इन दोनों की आयु 5 साल पहले इतनी थी, इन दोनों का गुणनफल जो रहेगा वो बोलता है व्यक्ति की आयु के 4 गुना थी, तो व्यक्ति की आयु कितनी थी इतनी, इसकी 4 गुने के बराबर थी या 4 गुने थी, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो 5 साल पहले व्यक्ति की आयु हम लोगों ने निकाला, पुत्र की आयु निकाला, इन दोनों का जो गुणनफल रहेगा वो व्यक्ति की आयु के 4 गुने के बराबर थी या फिर 4 गुने थी, ऐसा मान लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। x का पहले इन दोनों से, फिर -5 का इन दोनों से गुणा करना भी सिखाया हूं मैं, पहला दूसरा वीडियो में सब कुछ डिटेल से बताया हुआ है, जा करके उसको जरूर देख लो, तब आपको गुणा उड़ा करना आएगा, अगर आता है तो अच्छी बात है। देखो x का पहले करेंगे किससे 40 माइनस x से, फिर -5 का करेंगे किससे 40 माइनस x से, इधर भी गुणा करेंगे 4 का x से 4x माइनस 4 पंचे 20 हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 40 का x से करेंगे 40x माइनस x का x से करेंगे x स्क्वायर माइनस 5 का 4 से करेंगे, मतलब 40 का 5 से करेंगे तो 5 चौके 20 और 1 0 का 0, ऐसा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x का 5 से करेंगे तो 5x, इधर हो जाएगा 4x माइनस 20। संख्या वाले को एक तरफ ले लो या पूरे को उठा करके इधर ले आओ, क्योंकि समीकरण बनाना है द्विघात, तो इधर 0 रखते हैं, पूरे को उठा करके ले आओ, तो जो प्लस वाला है वो इधर आके माइनस में और माइनस वाला इधर आकर के प्लस में, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x, अब ये 4x इधर आएगा तो माइनस 4x ऐसा हो जाएगा, और ये -20 से इधर आएगा तो +20 बराबर इधर कुछ नहीं बचा मतलब 0।
अब देख लीजिए, जो जो जुड़ रहा है जोड़ दीजिए, जो जो घट रहा है घटा दीजिए, कट रहा है काट दीजिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर और कहीं पर है नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस में है तो माइनस एक्स स्क्वायर। आगे देखते हैं एक्स वाला, तो यहाँ 40x, यहाँ 5x, यहाँ 4x, लेकिन घट रहा है तो 5x में से 4x घटेगा, कितना x बचेगा, एक ठो x, और प्लस 40 और भी ऐड होगा तो उसमें कितना हो जाएगा, ये प्लस 41x ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। 41x ऐसा हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए 200 में से 20 यहाँ पर घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, माइनस 180 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब एक्स स्क्वायर के आगे माइनस तो रहता नहीं है, तो माइनस के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर माइनस के लिए ऐसे गुणा कर देंगे, ठीक है। लास्ट में एक चीज और बताऊंगा आप लोगों को, थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, फिर भी मैं चलो इसको बनाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं क्या गलती है करके, ठीक है। खैर फिलहाल लास्ट में वो पता चलेगा, देखो आप लोग, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये प्लस में था माइनस 41x, फिर माइनस में प्लस हो जाएगा 180, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 0। हम लोग को अंदर वाला लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 41x प्लस 180 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये बना आपका एक वर्ग समीकरण, ठीक है। अब यहाँ पर से हम लोगों को संख्या ढूंढना है और सॉल्व करना है। अब मैं बताता हूँ आपको इस क्वेश्चन की गलती। देखो यहाँ पर एग्जैक्ट क्या होना चाहिए कि यहाँ पर लिखा है ना कि गुणनफल उस व्यक्ति की आयु के 4 गुना थी, वाकई में यहाँ पर क्या होना चाहिए, पुत्र की आयु के 4 गुना थी। यहाँ पर व्यक्ति के जगह पे क्या होना चाहिए था, पुत्र की आयु। अब देखो मैं व्यक्ति की आयु के हिसाब से निकाल रहा हूं, देखो व्यक्ति की आयु के 4 गुना थी, तो व्यक्ति की आयु कितनी थी, x माइनस 5, ठीक है, x माइनस 5, उसके 4 गुने के हिसाब से मैं निकाल रहा हूं। लेकिन आप लोग क्या करोगे, अगर इस हिसाब से लिखोगे, देखो क्वेश्चन में दिया है व्यक्ति की आयु के 4 गुना थी तो मैं निकाल रहा हूं, लेकिन ये जो आंसर आएगा, ये आंसर आपके बुक के आंसर में बिल्कुल नहीं मिलने वाला। बुक का अगर आप उत्तरमाला खोल करके देखोगे, ठीक है, तो वहां पर आप लोगों को इसका आंसर नहीं मिलेगा, मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने क्या निकाला है, व्यक्ति की आयु के हिसाब से निकाला है, जबकि वाकई में पुत्र की आयु होना चाहिए। तो आप एक काम करना, पहले इसको मैं बना करके देखता हूं, अगर मैच हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, परेशान होने का जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना है। यहां जो मैं व्यक्ति की आयु के 4 गुना किया हूं ना, वहां आपको क्या कर देना है, पुत्र के आयु के, मतलब 40 माइनस एक्स के, यहां पर बस खाली 40 माइनस एक्स लिख देना है और फिर सॉल्व करना है, बिल्कुल उसी के जैसे जैसा मैं सॉल्व किया हूं, आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। खैर फिलहाल इतना को आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बताता हूं आप लोगों को, ठीक है। यहां तक हम लोग का वर्ग समीकरण आ चुका है, अब मैं बार बार मिटाऊंगा नहीं ना, तो इसलिए इसी के हिसाब से बनाते हैं। बाकी आपको अगर लगेगा आंसर सही नहीं आया है तो आप यहां पर क्या करना, 40 माइनस एक्स लेकर के फिर सॉल्व करके देखना, आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो। तो द्विघात समीकरण हम लोगों का आ चुका था, अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो संख्या ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 180 का एलसीएम निकालेंगे यहाँ पर। तो 180 का एलसीएम निकालते हैं, देखिए कैसे हैं। तो 2 से काटेंगे, 2 9 18, 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, ठीक है, 1 बचा, तो 2 पंचे 10 कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 और 5 एकम 5, ठीक है। संख्या ढूंढेंगे यहाँ पर, तो 41 हम लोग को चाहिए, तो 5 तिया 15, 15 तिया 45 और 2 दूने 4, तो 45 में 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे -4 माइनस 45, तो माइनस 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 और संख्या जुड़ जाएगा, लेकिन हम लोगों को माइनस में चाहिए यहाँ मान। तो एक काम करते हैं, इसको माइनस में रखते हैं, इसको प्लस में ही रहने देते हैं। तो 45 माइनस 41 घटेगा ना, और 4 का गुणा कर देंगे -45 से, तो सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और करेंगे तो 180 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए क्या आता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x हो जाएगा, माइनस 45x, इसको इन दोनों के जगह पे लिख रहे हैं, माइनस क्या हो जाएगा 180 बराबर क्या हो जाएगा 0। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, 2 खंड बना करके, x कॉमन निकलेगा, x यहाँ से एक x बचा वो ये रहा, प्लस क्या बच जाएगा 4, यहाँ से ले लेते हैं -45, तो अंदर बच जाएगा आपका x, और माइनस का प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, और 45 का किस से गुणा करेंगे, 45 का 4 से गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा। x प्लस 4 कॉमन निकल जाएगा, x प्लस 4
ठीक है, और एक कोष्टक में हो जाएगा क्या, x माइनस 45 बराबर क्या हो जाएगा 0। दोनों को 0 के साथ लेकर के देखेंगे तो x माइनस एक्स प्लस 4 बराबर 0 और x माइनस 45 बराबर 0, ऐसा। प्लस 4 उधर चला जाएगा तो -4 हो जाएगा और -45 उधर चला जाएगा तो +45। अब एज कभी भी ऋणात्मक नहीं होती ना, कभी भी आपसे एज पूछा जाएगा आप कितने साल के हो तो नहीं बोलोगे कि -15 साल का हूं मैं, ठीक है, ऐसा नहीं बोलोगे, ठीक है। तो एज कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, मतलब x का मान कौन सा होगा, यहाँ कारण लिख दीजिए कि x बराबर नहीं होगा किसके, -4 के। कारण बता दीजिए, क्योंकि तो x -4 नहीं हुआ तो मतलब अतः x बराबर कितना हो जाएगा 45 वर्ष। x किसको माने थे हम लोग, व्यक्ति की आयु को माने थे, तो 45 वर्ष हो गया। तो पुत्र की आयु, तो समीकरण 1 से क्या था, y बराबर क्या माने थे हम लोगों ने, इस -x। तो यहां पर अगर हम लोग ऐसा लेते हैं y बराबर, देखिए 40 माइनस x का मान अगर 45 लेते हैं तो y बराबर आ रहा है -4, जो कि हमारा आया हुआ है -4, ठीक है। तो एक तरह से हम लोगों ने सही बनाया है क्योंकि यहाँ प्रूव हो रहा है, क्योंकि x का 2 मान आ रहा है, दोनों हम लोग का यूज में हो रहा है। 45 ले रहे हैं तो -4 आ रहा है पुत्र की आयु, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। कभी भी -4 मतलब पिता का उम्र 45 साल हो और बेटे का उम्र -4 हो ही नहीं सकता है। एज में कभी भी ऋणात्मक मतलब धनात्मक होती है, एज ऋणात्मक नहीं होती। इसीलिए मैं बोल रहा था, मैंने सॉल्व करने के लिए कर दिया, लेकिन मुझे पता था कि ये आंसर आपके बुक से मैच नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है ना। यहाँ पर व्यक्ति की आयु का 4 गुना नहीं होना चाहिए, यहाँ पुत्र की आयु का 4 गुना होना चाहिए था, ठीक है। तो वहां पर जो मैंने x -5 लिखा था, वहां पर आप 40 - x करके सॉल्व कीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन बनाने का तरीका ये है, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करके आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। फिर आप लोग बताइएगा कि कैसा था करके, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो ऐसे भी गलत है ये। तो अभी आपने देखा कि जब हम लोग व्यक्ति की आयु का 4 गुना करके हल कर रहे थे तो वहां पर आंसर हम लोगों का नहीं आ रहा था। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग पुत्र की आयु का 4 गुना करके देखें तो देखो कैसे बनता है ये क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर आएगा। आपके बुक से भी मिला करके देख लेना, ठीक है। देखो कैसे बनता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लोग 2 मान ले लिए हैं, यहाँ पर x -5 40 - x, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, इन दोनों की आयु, ये पिता की आयु ये पुत्र की आयु, दोनों का जो गुणनफल है वो पुत्र की आयु का 4 गुना आप करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे होगा। तो पुत्र की आयु क्या है आपका 40 - x, ठीक है, 40 - x, ये पुत्र की आयु है, इसका 4 गुना, 4 से गुणा, इतना के बराबर थी। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। यहीं पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, हम लोग पिता की आयु ले लिए थे क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन अब हम लोग लेंगे पुत्र की आयु। अब सॉल्व करते हैं, देखो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर से गुणा करेंगे, गुणा करना मैं अब बता चुका हूँ, देख लो एक बार और। x का 40 - x से और इस -5 का 40 - x से बराबर, इधर गुणा करेंगे, 4 चौके 16, तो हो जाएगा 160 - 4x, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। 4 से गुणा करेंगे तो आगे सॉल्व करते हैं। तो x का 40 से करेंगे, 40x -x का x से करेंगे, x² माइनस का माइनस, 5 चौके 20 और एक 0 है तो 0, माइनस माइनस गुणा होगा प्लस, और 5x का 5x बराबर हो जाएगा 160 - 4x, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब सारे के सारे को इधर लेकर के आएंगे हम लोग, और क्या होगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, कुछ ऐसा। देखो यहां पर से एक स्टेप अगर चाहो तो आप इधर को सॉल्व कर लो पहले, फिर उधर को कर लेना, कर सकते हो। जैसे 40x और 5x टोटल मिला करके कितना हो जाएगा 45x, तो यहां से बच जाएगा -x², और ये 40x और 5x मिल करके कितने हो जाएंगे टोटल प्लस 45x, और ये -200 बराबर हो जाएगा 160 - 4x। अब 160 - 4x को इधर लेकर के आएंगे हम लोग,
तो यहां पर से हो जाएगा -x² प्लस 45x माइनस 200 और 160 प्लस में था, इधर हो जाएगा माइनस में 160 और -4x था, इधर आकर के +4x बराबर इधर कुछ नहीं बचा मतलब 0, ऐसा हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे यहां पर, तो देखो -x² के जैसा कोई नहीं है, इसको लिखेंगे हम लोग -x² अपने जगह पे। x कितना ठो है 45 ठो और यहाँ पर x कितना ठो है 4 ठो, टोटल मिला करके कितना ठो x हो जाएगा 49, 5 4 9 ना, तो 49x और यहाँ माइनस 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 ही रहेगा लेकिन संख्या जुड़ जाएगा तो जोड़ देंगे हम लोग, तो 2 और 1 3, 300 क्या आ जाएगा 60 बराबर क्या हो जाएगा 0, ऐसा आ जाएगा। x² के सामने माइनस है, इसको हटाएंगे हम लोग, तो इसलिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सभी को, तो क्या होगा अंदर का चिन्ह बदल जाता है, ये x² माइनस में था, ये क्या हो जाएगा प्लस में, प्लस वाला माइनस में 49x और माइनस वाला प्लस 360 बराबर हो जाएगा 0। तो हमको ये वर्ग समीकरण मिलेगा यहां पर, कौन सा x² माइनस 49x प्लस यहां पर हो जाएगा 360, ठीक है 360 बराबर 0। ये वर्ग समीकरण अब हम लोग को मिला है। अब हम लोग को क्या करना है, इसके लिए संख्या ढूंढना है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो 360 का हम लोग संख्या ढूंढते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 2 से करेंगे 2 1 कम 2 1 बचा 2 8 16 0, 2 से काटेंगे 2 9 18 90, फिर 2 से कटेगा 2 चौके 8 1 बचा 2 पंचे 10, 3 से कटेगा 3 एकम 3 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा 3 पचे 15, फिर 5 से जाएगा 5 एकम 5, तो ये रहा 5 3 3 2 2 2। तो इसके लिए संख्या हम लोग ढूंढ सकते हैं, कौन कौन सा संख्या है यार, 40 और 9 ना। तो यहाँ हम लोग अगर 2 2 का गुणा करें तो 2 दूने 4 2 तिया 6 बन रहा है, 3 तिया 9 और 9 पचे 45, नहीं ज्यादा हो जा रहा है 5 9 45, एक गड़बड़ हो जाएगा ना। तो एक काम करते हैं 5 तिया 15 15 तिया 45, ये हो जाता है नहीं 5 दूने 10 10 दूने 20 20 दूने 40 और 3 तिया 9 49 हो जाएगा। हाँ अगर हम लोग 5 का गुणा करें इस 5 का बाकी 2 के साथ, 2 दूने 4 4 दूने 8 हो जाएगा, तो 8 पंचे 40 ये हो रहा है और 3 तिया 9 ये हो जाएगा, तो 49 आ सकता है। तो ये रहा वो संख्या इसको ढूंढने का, तो 49 हमको मिल सकता है क्योंकि 40 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 49 होगा, तो संख्या हमको मिल चुकी है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों को संख्या मिल चुकी है, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ माइनस है तो क्या करना पड़ेगा, -40 -9, हमको पता है माइनस माइनस को गुणा करते हैं तब प्लस आता है, लेकिन माइनस 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 और संख्या क्या हो जाता है जुड़ जाता है। तो ये देखिए 49 आ गया और -40 का गुणा करेंगे जब आप -9 से, तब माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, और 9 चौके 36 और ये 0 का 0 360 आ जाएगा। तो संख्या ये रहा आपका 40 और 9। इसको इसके जैसा लिखेंगे, मतलब इसके जगह पे इसको लिख देंगे, ठीक है। तो देखो कैसे दिखाई देगा, ये x² अपने जगह पे, इतना पूरा के जगह पे क्या लिखेंगे -40x -9x प्लस ये वाला 360 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। इसका वीडियो मैं बना चुका हूं, ठीक। चलो आगे सॉल्व करते हैं। 2 खंड बनाते हैं, पता ही है हमको, x कॉमन निकलेगा x, यहां से एक x बचा वो ये रहा -40, यहां से -9 को कॉमन निकाल लो, तो यहां से x माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, और 9 का किससे गुणा करेंगे कि 360 आएगा, तो 9 का 40 से गुणा करेंगे तो 360, मतलब यहां पर आ जाएगा आपका कितना 40 बराबर 0। x -40 दोनों में है, कॉमन निकाल सकते हैं x -40 और एक कोष्टक में बाहर वाले को लिखते हैं x -9 बराबर 0, दोनों को लेंगे 0 के साथ, तो x -40 बराबर 0 और x -9 बराबर भी क्या हो जाएगा 0। आगे -40 उधर चला जाएगा +40 हो जाएगा, और ये -9 उधर चला जाएगा तो +9 हो जाएगा। अब दोनों प्लस में आए हैं, ठीक है, और x हम किसका माने थे, x पिता का माने थे, ठीक है। तो अब 40 साल या 9 साल, ठीक है, पिता की आयु 40 साल हो सकती है या 9 साल हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है यार, 40 साल होगी 9 साल
बहुत कम एज होता है ना, तो ऐसे में कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये 40 साल, तो अभी हमको पता तो चल चुका है, लेकिन इसको आगे लिखेंगे कि x बराबर 9 काहे नहीं होगा, क्योंकि पिता की एज 9 साल नहीं हो सकती, ठीक है। एज क्या होगी, 40 साल होगी। तो ऐसे करके इसको सॉल्व कर लेना है, लिख लेना, जो रहता है लास्ट का उसको आप लोग लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखो आप, अगर मैं पिता की एज 9 साल लूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि गलत है, तो मैं x बराबर 9 नहीं होगा, ठीक है ना। x बराबर 9 नहीं होगा, ये संभव ही नहीं है, पिता की एज 9 साल नहीं हो सकती। तो यहां लिख देंगे चूंकि ये असंभव है, अतः करके लिखेंगे, अतः क्या होगा, अतः x बराबर क्या होना चाहिए, 40 वर्ष। ये पिता की आयु हो गई। अब समीकरण 1 से हमको पता ही है, समीकरण 1 से क्या है भाई, समीकरण 1 हम लोग का y बराबर 45 माइनस एक्स, ऐसा हम लोगों ने लिया हुआ था। तो y की वैल्यू आ जाएगी 45 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, 40। तो y का मान कितना आ जाएगा आपका, 5 वर्ष। तो ये रहा, पुत्र का आयु 5 वर्ष और पिता की आयु 40 वर्ष। पिता की आयु 40 वर्ष व पुत्र की आयु 5 वर्ष होगी। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, क्वेश्चन गलत होने की वजह से हमारा पूरा आंसर गलत आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया और हमारा आंसर आ गया है बिल्कुल सही सही, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन मैं हालांकि बताता रहूंगा जहां पर गलत रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा इस प्रश्नावली 3 का 10वां क्वेश्चन, जिसमें ये भी एज वाला ही क्वेश्चन है। तो इस पे हम लोग देखेंगे, एक नीलमणि नाम की कोई है, जिसमें बोलता है कि नीलमणि की 5 वर्ष पूर्व की आयु तथा 8 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल 40 है। ठीक बात है। नीलमणि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान मतलब अभी उसकी एज कितनी है, ये हम लोगों को ज्ञात करना है। हमको पता नहीं है ये नीलमणि का एज क्या है या ये नीलमणि है कौन, ठीक है। तो हमको नहीं पता, तो हम ऐसी स्थिति में इसकी एज अभी के हिसाब से हम मान लेंगे x वर्ष। अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि एज वाले में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोगों को एज पता रहता है। जैसे अभी अगर मैं आपकी वर्तमान आयु पूछूं तो आप तुरंत बता दोगे कि सर 15 साल है, और मैं 5 साल पहले पूछूं तो तुरंत घटा करके बता दोगे 10 साल। 8 साल बाद पूछूं तो आप जोड़ करके बता दोगे। तो वैसे ही यहाँ पर हम लोग अभी मान रहे हैं नीलमणि की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो यहाँ लिख लेते हैं ये हम लोगों ने मान लिया कि नीलमणि की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है 5 साल पूर्व, मतलब इसमें 5 साल घटेगा इससे पहले वाले क्वेश्चन टाइप, और 8 वर्ष पूर्व मतलब 8 साल और घटेगा, ठीक है। और दोनों एज को हम लोग जब गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 5 साल पहले की आयु निकालते हैं। अब प्रश्नानुसार नीलमणि की आयु बराबर 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो वर्तमान आयु में से 5 साल को हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, पता ही है। तो इतना वर्ष हो जाएगा। 5 साल पहले उसकी एज इतनी थी, x तो अब घटेगा नहीं इसलिए बता नहीं सकते, ठीक है। आगे देखिए 8 वर्ष पूर्व, वर्तमान आयु में से क्या करते हैं, 8 साल को माइनस कर देंगे, इतना वर्ष 8 साल, ठीक है, माइनस कर दिया हम लोग 8 वर्ष पूर्व, ठीक है, इतना था। अब ये 5 वर्ष पूर्व और 8 वर्ष पूर्व जो हम लोगों को मिला है वर्तमान आयु में, बस खाली -5 -8 कर दिए हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का गुणनफल बोलता है 40 है। तो अब देखिए बोलता है कि 5 साल पहले की आयु मतलब x - 5 और 8 वर्ष पूर्व की आयु मतलब x - 8 का गुणनफल, कोष्टक है कुछ नहीं है मतलब गुणा हो रहा है, का गुणनफल कितना होता है, बोलता है 40 है। तब आप इसकी वर्तमान आयु निकालिए। तो 5 साल पहले की आयु उसकी ये थी,
8 वर्ष पूर्व की आयु उसकी इतनी थी, दोनों का गुणा कर दिए तो इतना हो गया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। गुणा करना हमको आता ही है, x का पहले इससे फिर -5 का कर देते हैं। पहले x का x -8 के साथ, फिर -5 का x -8 के साथ बराबर इधर 40 अपने जगह पे उतरता चला जाएगा। सॉल्व करेंगे, x का x से करेंगे x², -8 का x से करेंगे 8x, -5 का x से करेंगे 5x, माइनस का माइनस से करेंगे प्लस, और 5 अठे 40 बराबर हो जाएगा 40। ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। x² माइनस 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 हो जाएगा, संख्या जुड़ जाएगा। यहाँ x 8 ठो और यहाँ x 5 ठो, टोटल मिलाकर के कितना ठो x हो जाएगा, 13 ठो x हो जाएगा। और यहाँ पर +40 और ये 40 को भी इधर ले आओ तो +40 इधर आएगा, -40 इधर कुछ नहीं बचा मतलब 0। +40 में -40 कट जाएगा, +40 -40 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं बचेगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ देख लो आप, तो यहाँ पर हम लोग के पास क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा x² - 13x बराबर 0, क्योंकि +40 -40 भी कैंसिल, इतना आएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, तो x कॉमन निकाल लिए, x एक कोष्टक में x माइनस यहाँ से क्या बच गया 13 बराबर 0। दोनों को 0 को लेंगे, 0 के साथ लेंगे, दोनों को 0 के साथ लेंगे, x को भी लेंगे और x - 13 को भी लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो x बराबर डायरेक्ट क्या हो जाएगा 0, और इधर हो जाएगा x - 13 बराबर 0, -13 उधर चला जाएगा +13। अब बताओ कौन सा x का मान सही होगा। x बराबर 0, 0 साल का कोई हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, इसकी वर्तमान आयु 0 साल हो ही नहीं सकती। ठीक है, संभव ही नहीं है। तो x बराबर क्या आएगा 13 वर्ष होगा। तो यहां लिख देना, क्योंकि x बराबर 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बता देना कि अतः तो ये 13 साल हो गए। अब इस 13 साल में आप 5 साल घटाइए और 8 साल घटाइए, घटा करके दोनों का गुणा कीजिए, आपका आ जाएगा। 5 साल घटाओगे क्या आएगा 8, और 8 साल घटाओगे क्या आएगा 5, 8 और 5 का गुणा करोगे तो 8 5 40। तो उसी चीज को बोला है कि 5 वर्ष पूर्व की आयु और 8 वर्ष पूर्व की आयु को अगर आप गुणा करोगे तो 40 आएगा। तो घटा करके देख लीजिए, तो ये रहा आपका आंसर। ऐसे सॉल्व होता है ये क्वेश्चन, कितना आसान है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट बनता है, ऐसा एज वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, चलो इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1-2 क्वेश्चन और बाकी है, फटाफट करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट प्रश्नावली पे चलेंगे। ठीक है, चलो। तो ये रहा इस प्रश्नावली का 11वां नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसलिए थोड़ा इसको समझना पड़ेगा डिटेल से, एक एक चीज को हम लोग समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करना तो एकदम आसान है। फिलहाल इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को ढलना पड़ता है। ठीक है, उसके हिसाब से लिखना पड़ता है गणितीय फॉर्मूले के रूप में, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे उसको। तो सॉल्व करना आसान है, लेकिन समझना क्वेश्चन को ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर बोल रहा है कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक जाने की योजना बनाई। ठीक बात है भाई, पिकनिक जाना है उनको, कुछ विद्यार्थी। अब हमको नहीं पता कितने विद्यार्थी हैं, तो हमको पता ही है क्या लेते हैं हम लोग, x विद्यार्थियों ने पिकनिक जाने की योजना बनाई, हमको नहीं पता। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, 15 विद्यार्थी पिकनिक जाने की तैयारी करने लग गए। ठीक है, पिकनिक जाने का योजना बनाया। उन्होंने भोजन के व्यय के लिए 480 रुपए इकट्ठा किए। मतलब 15 जने जब जाएंगे तो खाने पीने में कितना रुपए लगेगा, 480 रुपए। किनको लगेगा, 15 विद्यार्थी, जो विद्यार्थी जा रहे हैं वही ना। मैं इधर भी समझाते जाता हूँ, आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए अभी मैं आपको समझाने के लिए इसको लिया हूँ 15 विद्यार्थी, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, तो मैं क्या लूंगा, x विद्यार्थी। ठीक है, 15 की जगह पे x। इधर भी समझते जाओ, ये देखो इतने विद्यार्थियों ने 480 रुपए लिए, मतलब 480 रुपए इकट्ठा किया है खाने पीने के लिए। ठीक बात है भाई, लेकिन उनमें से 8 विद्यार्थी पिकनिक नहीं जा पाए। क्या बोल रहा है कि 8 विद्यार्थी। अब ये बताओ मेरे को कि अगर मैं इसमें से एक एक विद्यार्थी की बात करूं कि एक विद्यार्थी को कितना खर्चा आया, एक विद्यार्थी को कितना खर्चा आएगा भाई, तो क्या करेंगे हम 480 को क्या करेंगे 15 से भाग करेंगे ना,
ठीक है, जितना आएगा उतना एक एक विद्यार्थी का हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर मैं यहाँ पर भी एक विद्यार्थी की बात करूं तो अभी यहाँ पर हम लोग का 15 था तो 15 से भाग किए, लेकिन एक विद्यार्थी अभी कितना हो जाएगा तो 480/x ऐसा हो जाएगा, इतना खर्चा। यहाँ पर तो सॉल्व भी हो जाएगा ना, ये सॉल्व ही नहीं होगा तो काहे के लिए, इसको रहने दो ऐसे ही। ठीक है, जो सॉल्व हो जाता है उसको सॉल्व करेंगे। देखो क्या होगा, 15 या 45 मतलब लगभग 32 रुपए एक जने को पड़ रहा है ऐसा। लेकिन क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं सॉल्व कर सकते, छोड़ दो, जाने दो, ऐसे ही रहने दो। अब सुनो आगे की कहानी। अब बोलता है लेकिन इसमें से 8 विद्यार्थी तो गए ही नहीं। देखो क्या लिखा है, लेकिन उनमें से 8 विद्यार्थी पिकनिक नहीं जा पाए। तो इसमें से 8 विद्यार्थी नहीं जा पाए तो कितना हो जाएगा, ये 8 विद्यार्थी नहीं जा पाए तो कितना हो जाएगा, ये जो टोटल विद्यार्थी थे 15, उसमें से 8 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 15 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका, 8 7 ऐसा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो 15 में से 8, तो वैसे ही अगर मैं यहां पर बात करूं कि 8 विद्यार्थी जब नहीं गए, 8 विद्यार्थी नहीं जाने पर क्या हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा x - 8। अब ये सॉल्व होगा क्या, कोई एंगल से सॉल्व नहीं होगा, ये तो सॉल्व होता जा रहा है। लेकिन ये क्योंकि हमको नहीं है पता ना, इसलिए x, 8 विद्यार्थी नहीं गए तो x - 8। ठीक बात है, इतना समझ में आ गया। अब बोलता है कि जब x - 8 विद्यार्थी नहीं गए तो बोलता है नहीं जा पाए, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को भोजन पर व्यय के लिए 10 रुपए अधिक देना पड़ा। सही बात है भाई, 7 जने नहीं जा रहे हैं तो अब और ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। ज्यादा लोग रहते तो कम पैसा देना पड़ता, बढ़ जाते तो कम पैसा देना पड़ता, लेकिन ज्यादा लोग हैं इसलिए और ज्यादा, मतलब और घट गए इसमें। 15 में से और घट गए विद्यार्थी 8 लोग, तो 7 लोग बचे। अब 7 लोगों को 480 से करना पड़ेगा तो ज्यादा देना पड़ेगा ना। देखो 480 से 7 का भाग करके देखो, पता चल जाएगा। तो ये लगभग जो है 68 रुपए हो गया। देखो जब 15 विद्यार्थी जा रहे थे तो 32 रुपए पर हेड पड़ रहा था एक एक जने को, लेकिन उसमें से 8 विद्यार्थी नहीं गए तो कितने विद्यार्थी बचे, 7। अब उन लोग को 10-10 रुपए और देना पड़ेगा। लेकिन देखो व्यय कितना आ रहा है, 7 से अगर हम लोग भाग करेंगे तो 68 रुपए आ रहा है, मतलब एक जने के ऊपर 68 रुपए का बर्डन आ रहा है। ज्यादा बढ़ गया ना पैसा। ठीक है, तो 10-10 रुपए और देना पड़ेगा। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, 10-10 रुपए और देना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को दोनों तरफ समझ में आ रहा होगा कि कैसे जो है अगर संख्या रहता है तो हम उसको घटा सकते हैं, भाग करके ले आ सकते हैं, लेकिन जब हमको नहीं पता रहता है तो हम x लेकर के कैसे सॉल्व करते हैं। अभी मैं इन्हीं बातों को अच्छे से लिखूंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा ये डिटेल में। ठीक है, तो चलो लिखना स्टार्ट करता हूं। पहले इसको लिखता हूं, समझाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो तो ये रहा हम लोगों का वर्ग समीकरण। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आप लोगों को कॉमन दिखाई देगा 0 0 0। आप चाहो तो 0 कॉमन निकाल लो, या 10 कॉमन निकालना है तो 10 कॉमन निकाल सकते हो, क्योंकि 10 के टेबल में ये भी आएगा, ये भी आएगा, मतलब ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। देखो कैसे, आप ट्रिक से देखो, 0 0 0 कॉमन निकाल लिए तो एक बचा, एक को लिखने का कोई जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो x² माइनस यहाँ से बच जाएगा आपका 8x, 10 8 80 कट जाता है, माइनस यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा तो 384 बराबर क्या आ जाएगा, 0। ये बना इस वर्ग समीकरण का छोटा रूप, जब हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करोगे, इसको भी यहाँ से भी आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन क्या है कि यहाँ संख्या ढूंढने में दिक्कत जाएगा। यहाँ संख्या आपको आसानी से मिल जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो संख्या आपको मिलेगा 24 और 16। ठीक है, क्योंकि 24 और 16 के बीच में 8 का गैप है और उन दोनों को गुणा करने पे 384 भी आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा -24, क्योंकि हम लोग को माइनस मिलाना है, और प्लस क्या हो जाएगा 16। सॉल्व करेंगे, 24 में से 16 जाएगा क्योंकि माइनस है, तो ये हो जाएगा -8 मिला। और -24 से जब हम लोग गुणा करते हैं +16 का, तो हम लोगों को माइनस प्लस माइनस 384 भी मिलता है। मतलब इस -8x को इन दोनों में लिख सकते हैं, लिखते हैं चलिए। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, x², इसके जगह पे लिखेंगे -24x प्लस 16x। इसके बाद का कहानी तो एकदम आसान है, पता ही है आपको, 384 बराबर 0। दो खंड ले लेते हैं अपने समझने के लिए।
सॉल्व करते हैं। x कॉमन निकल गया, x यहाँ से एक x बचा, माइनस यहाँ से क्या बचा 24, यहाँ से प्लस 16 ले लेते हैं तो यहाँ से बचा x, प्लस का माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, और 16 का किससे गुणा करेंगे कि 384 आएगा, तो 16 का 24 से गुणा करेंगे तो 300, या फिर इसके जैसे लिख दो, बताया हूँ ट्रिक में, नहीं देखे हो तो बहुपद वाला चैप्टर जा करके देखो, पूरा अच्छे डिटेल से बताया हुआ है मैंने। x माइनस 24 कॉमन निकल जाएगा, x माइनस 24 24, और एक कोष्टक में आ जाएगा x प्लस 16 ऐसा बराबर 0, ऐसा दोनों को ले लेंगे 0 के साथ, तो देखिए तो ये हो जाएगा x माइनस 24 बराबर 0 एक तरफ, और एक तरफ आ जाएगा x प्लस 16 बराबर 0, ठीक है। माइनस 24 उधर चला जाएगा, प्लस 24 में चेंज हो जाएगा, और ये प्लस 16 उधर चला जाएगा तो माइनस 16 में। अब इनमें से x का मान कौन सा हो सकता है, यही वाला होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा, क्योंकि कितने विद्यार्थियों ने कुछ विद्यार्थियों ने तो x, क्या माइनस 16 विद्यार्थी कभी योजना बना सकते हैं पिकनिक का, नहीं, तो माइनस हो ही नहीं सकता, ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या ऋणात्मक हो ही नहीं सकती, तो यहाँ लिख देते हैं चूंकि x बराबर नहीं होगा माइनस 16 के, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ लिख देते हैं चूंकि, इसलिए अतः विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, तो उसको लिखेंगे 24 होगी, और जो विद्यार्थी पिकनिक पे नहीं गए थे तो 24 में 8 घटा दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 8 था, x माइनस 8 था, तो x के जगह पे क्या हो जाएगा 24 माइनस 8, मतलब घटा देंगे तो कितने हो जाएंगे 16, तो 16 विद्यार्थी क्या होंगे, पिकनिक नहीं जाएंगे, ठीक है, 8 विद्यार्थी माइनस हो गए, 24 विद्यार्थी जाएंगे पिकनिक। तो ये है आपका x का संख्या जो हम लोगों ने निकाला एकदम आसान तरीके से, ठीक है। तो मेन समीकरण बनाने तक का दिक्कत रहता है, समीकरण यदि बन जाता है तो फिर इधर ये आसान होता है, इसलिए फटाक से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कक्षा 10 की टेस्ट में, 10वीं की का एक टेस्ट हुआ है जिसमें कमल के अंग्रेजी और गणित विषयों में प्राप्तांकों का योग 40 था, मतलब अंग्रेजी और गणित विषय के दोनों को जोड़ दें, अंग्रेजी में वो कितने अंक लाया और गणित में कितने अंक लाया, दोनों अंकों को जोड़ दिया जाए तो टोटल कितना होगा 60 होगा। अब वो कितना लाया है हमको नहीं पता, इसलिए अंग्रेजी, आप लोग एक चीज गौर कर रहे हो, जो शुरू में आता है उसको हम लोग x मानते हैं ना, जैसे अंग्रेजी और गणित विषय बोल रहा है अलग अलग चीजें, तो अंग्रेजी को x और गणित को y मानेंगे, जो शुरू में रहता है उसको x फिर उसके बाद y, क्योंकि x y z ऐसे ना, तो x और y माने। विषयों को प्राप्तांकों को जोड़ दिया जाए, योग कर दिया जाए तो 40 है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, माना कि अंग्रेजी विषय का अंक x और गणित विषय का अंक क्या होगा y होगा, ऐसे लिख लेते हैं। x व y है, ऐसा, ठीक है। तो कमल के अंग्रेजी विषय का प्राप्तांक x माने हैं और गणित विषय का प्राप्तांक y मान लिए हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन कि अंग्रेजी और गणित विषय के प्राप्तांकों को योग, मतलब उन दोनों को जोड़ दिया जाए, मतलब अंग्रेजी विषय में कितना लाया था x और y लाया था गणित विषय में, इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो कितना होगा 40। तो लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, अंग्रेजी विषय का अंक मतलब x और गणित विषय का अंक मतलब y, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 40। फिर से किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि y क्यों ले रहे हैं, एक चर का द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो y क्यों ले रहे हैं,
y को मैं x में बदल देता हूँ। कैसे पता ही आपको, x को उधर भेज दीजिए, y का मान आ जाएगा कुछ ऐसे, तो y बराबर हो जाएगा 40 और ये x प्लस में था इधर गया माइनस, इसको दे देते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। पता ही आपको। अब आगे पढ़ते हैं कि यदि गणित विषय में उसके प्राप्तांक पहले की तुलना में 3 अधिक हो जाए, अधिक के लिए प्लस यूज करते हैं, और अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक पहले की तुलना में 4 कम हो जाए, कम के लिए क्या यूज करेंगे, माइनस। तो देखो लिखेंगे द्वितीय शर्त अनुसार, यह प्रश्न लिखेंगे द्वितीय शर्त से समझना थोड़ा सा, यहां पर बोल रहा है गणित विषय में उसके प्राप्तांक 3 अधिक हो रहा है और अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक 4 कम हो रहा है। तो अंग्रेजी विषय कौन था, x, और गणित विषय कौन था, y। ठीक है, अंग्रेजी विषय कौन था, x, और गणित विषय था y। अब बोलता है अंग्रेजी विषय में, देखिए अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक पहले की तुलना में 4 कम हो जाए, तो यहां पर अंग्रेजी विषय में 4 कम हो गया तो x माइनस 4, और गणित विषय में 3 अधिक हो गया, तो गणित विषय ये था, इसमें 3 अधिक हुआ है, ये देखिए y प्लस 3, ऐसा समझ में आ रहा है। तो प्लस अधिक के लिए और माइनस के लिए 4, ठीक है, लिख दिए। तो दोनों विषय के प्राप्तांकों का गुणनफल, ये देखिए दोनों का गुणनफल, मतलब इन दोनों के बीच यदि गुणनफल होगा तो प्राप्तांक कितना हो जाता है, तो दोनों विषय के प्राप्तांकों का गुणनफल कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। ये लीजिए 360 हो गया। ये 4 कम हुआ अंग्रेजी सब्जेक्ट में और 3 अधिक हुआ किसमें, गणित सब्जेक्ट में। ठीक है, तो यहां पर सॉल्व करेंगे इसको। तो यहां पर y का मान हमको पता है, लिख सकते हैं यहां से समीकरण 1 से, यहां रख सकते हैं, तो लिख देंगे यहां समीकरण 1 से y का मान यहां रखेंगे, तो ये बाकी का ज्यों का त्यों रहेगा, कुछ ऐसा x माइनस 4 ये वाला, और यहां हो जाएगा y के जगह पे क्या हो जाएगा 40 माइनस x, और फिर प्लस क्या हो जाएगा 3, ये y का मान 40 माइनस x और ये प्लस 3 बराबर हो जाएगा 360। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए तो ये हो जाएगा x माइनस 4 और यहाँ 40 में से 3 घटेगा, 40 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 43 माइनस x बराबर हो जाएगा 360। गुणा हो रहा है, गुणा कैसे करते हैं पता ही, गुणा हो रहा है, गुणा कैसे करते हैं पता ही है, x का पहले इन दोनों से, फिर माइनस 4 का इन दोनों से, कुछ ऐसा। देखो आप लोग, पहले इस x का गुणा हो जाएगा 43 माइनस x से, ऐसा, फिर माइनस 4 का गुणा हो जाएगा किससे, 43 माइनस x से, बराबर हो जाएगा 360, ऐसा। चलिए गुणा करते हैं, लिखेंगे x का 43 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 43x माइनस का, माइनस x का करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, फिर माइनस का 43 से करेंगे तो माइनस 4 तिया 12, 2 1 बचा, 4 चौके 16 और 1 17, 172, और माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस, और 4 का x से करेंगे तो 4x बराबर इधर हो जाएगा कितना 360, ऐसा हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, तो जमा करके भी लिखते जाएंगे, सॉल्व भी करेंगे। तो एक्स स्क्वायर पहले आएगा माइनस एक्स स्क्वायर चिन्ह के साथ, 43x यहाँ है, यहाँ 4x, टोटल मिला करके कितना हो जाएगा 4 3 मतलब टोटल मिला करके कितना हो जाएगा 47x माइनस 172, 360 को भी इधर ले आओ, प्लस में इधर आएगा तो माइनस 360 बराबर क्या हो जाएगा 0। सॉल्व करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 47x और माइनस 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 जोड़ देंगे इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 7 13 और 3 1 4 1 5 532 बराबर क्या हो जाएगा 0। माइनस को लेते नहीं है तो माइनस से सभी को क्या कर देंगे भाग कर देते हैं, गुणा कर देते हैं सॉरी, और अंदर के चिन्ह सारे बदल जाते हैं। तो ये माइनस में था, ये क्या हो जाएगा प्लस में, प्लस वाला माइनस में, फिर माइनस वाला प्लस में, 532 बराबर क्या हो जाएगा 0। बाहर वाले को लेते नहीं, अंदर वाले को लेते हैं, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 47x प्लस क्या हो जाएगा 532 बराबर 0। ये बना आपका वर्ग समीकरण। और इसके बाद तो हम आराम से संख्या ढूंढ करके सॉल्व कर ही सकते हैं।
तो सॉल्व करेंगे इसको हम लोग आगे, देखते जाओ कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों का वर्ग समीकरण आ चुका था। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, संख्या ढूंढेंगे इसको सॉल्व करके। तो ये आ जाएगा 28 और 19, क्योंकि 28 और 19 को जोड़ेंगे तो हमको 47 मिलेगा, और 28 और 19 का गुणा करने पे 532 भी आता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे। तो यहाँ संख्या लेंगे -28 -19, माइनस में लाना है ना, तो माइनस माइनस माइनस, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 47, और -28 का गुणा करेंगे -19 से तो माइनस माइनस प्लस, और गुणा करेंगे तो 532। ठीक है, तो ये हो जाएगा 532। संख्या चेंज करेंगे इन दोनों में इसको, तो लिखते हैं, तो हो जाएगा x² -28x -19x प्लस 532 बराबर क्या हो जाएगा 0। दो खंड बना लेते हैं ऐसा, तो ये हो जाएगा x कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से x बचा, माइनस क्या हो जाएगा 28, यहाँ से -19 निकाल लीजिए, तो यहाँ से x बचा, प्लस क्या हो जाएगा माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तब जा करके प्लस होगा, और 19 का 28 से गुणा करते हैं तो आता है 532। x - 28 कॉमन निकल जाएगा, x - 28, और एक कोष्टक में हो जाएगा x - 19 बराबर 0। दोनों को 0 के साथ लेंगे, तो देखिए यहाँ पर x - 28 बराबर भी 0 और x - 19 बराबर भी 0। 28 उधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में है, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। लीजिए दोनों मान आ गए आपके x के, 19 और 28 ये दोनों आ गए। ठीक है, तो x हम लोग किसको माने थे, अंग्रेजी का प्राप्तांक, तो या तो अंग्रेजी का प्राप्तांक 28 हो सकता है या फिर 19 हो सकता है। चेक करते हैं, तो लिखते हैं यदि मान लीजिए x बराबर मैं ले लेता हूं कितना 28, तो कमल का x बराबर हम लोगों ने क्या ले लिया 28 ले लिया, तो गणित विषय का निकालेंगे। प्राप्तांक समीकरण 1 से क्या है भाई, समीकरण x y बराबर 40 - x, यही है। सॉल्व करेंगे तो y बराबर 40 - x मतलब 28, आंसर आ जाएगा। 40 में से 28 घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 12, ऐसा। तो ये 12 आ जाएगा इसका किसमें, गणित विषय में प्राप्तांक। और यदि मान लीजिए हम लोग x बराबर कितना ले लें 19, तो लिखते हैं यदि x बराबर हम लोग 19 मान लें, तो अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक x बराबर क्या हो जाएगा 19, तो गणित विषय में प्राप्तांक समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 पता ही है आपको, y बराबर 40 - x, तो y बराबर 40 - x मतलब 19, तो y बराबर 40 में 19 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 21। तो या तो उसका अंक देखिए, x बराबर यदि 28 लेते हो आप, मतलब अंग्रेजी विषय का प्राप्तांक यदि आप 28 लेते हो तो गणित विषय का प्राप्तांक 12 होगा, और अगर आप अंग्रेजी विषय का प्राप्तांक 19 लेते हो तो गणित विषय का प्राप्तांक 21 होगा। तो इस तरह से आपका ये प्रश्नावली पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसका और भी प्रश्नावली 4, प्रश्नावली 5 जो भी दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे, और धीरे धीरे पूरे क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और हो सके तो वीडियो को अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।